एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डीएनए। डीएनए एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और मेनली उसकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीएनए की हिस्ट्री क्या है, डीएनए आया कहां से है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं। तो सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक माइस्चर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया, He discovered a substance from white blood cells in pus called it nuclein। उसने क्या किया, जो पस होता है ना उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें से एक सब्सटेंस निकाला जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, क्यों दिया न्यूक्लिन नाम, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उसने निकाला था। ओके, नेक्स्ट 1889 में रिचर्ड ऑल्टमैन, उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लिन नाम दिया था ना माइस्चर ने, उन्होंने उसका नाम चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ठीक है, उसके बाद 1900 में फीबस लिविन ने आइडेंटिफाइड शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस एज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसने और ज्यादा स्टडी की और एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे डीएनए के, और उसमें से उसने देखा कि जो डीएनए होता है वो हमारा शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। ठीक है, ये किसने फाइंड आउट किया, फीबस ने। उसके बाद 1928 में थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इसका मॉडल और इसका एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था। तो उसने क्या फाइंड आउट किया था कि एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक केमिकल के थ्रू ट्रांसफर होती है। इसमें उन्होंने किसका यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज किया था, जिससे उन्होंने दो स्ट्रेन बनाए थे, एक वायरुलेंट था एस स्ट्रेन और एक नॉन वायरुलेंट था आर स्ट्रेन। उसके थ्रू उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि कुछ तो है ऐसा केमिकल जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और वो आगे पास ऑन करता है। फिर उसके बाद 1944 में एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने जो फ्रेडरिक का एक्सपेरिमेंट था वो और ज्यादा डिटेल में देखा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन तो आता ही आता है मैक्सिमम टाइम, ग्रिफिथ फ्रेडरिक का एक्सपेरिमेंट आगे जाके किसने डिटेल में देखा, तो ये एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने देखा। एंड दे प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, और उन्होंने प्रूव किया जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 1952 में क्या हुआ, हर्शे एंड चेज ने एक फेमस ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया। इसके बारे में पूछ सकते हैं ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो उन्होंने ये बैक्टीरियोफेज पे किया था। बैक्टीरियोफेज होता है वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि जो डीएनए है सिर्फ वही मटेरियल आगे जाता है, प्रोटीन नहीं जाता है। ठीक है, फेमस ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट शो दैट डीएनए नॉट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसमें प्रोटीन नहीं आता है। आगे 1950 में एरविन चारगाफ ने क्या किया, इसने बेस पेयर फाउंड किए, बेस पेयर के रूल्स फाउंड किए। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि बेस पेयर रूल्स किसने बनाए, तो ये चार्विन ने बनाए, याद रखना। इसने क्या बोला कि जो एडेनिन है वो इक्वल वेटेज रखता है थायमिन के साथ, तो A इक्वल्स टू T, और जो ग्वानिन है वो इक्वल अमाउंट रखता है किसका, साइटोसिन के साथ। तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ और एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा अटैच होते हैं। आगे आ जाते हैं 1953 में क्या हुआ, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आया जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और आपने भी ये सुना ही होगा कि वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल हमेशा पूछ लेते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में ये बताया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। किसकी हेल्प से, रोजलिंड फ्रैंकलिन की हेल्प से। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन लिया, जिससे उन्होंने देखा वॉटसन एंड क्रिक ने कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको इसकी हिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए हर एक सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट मेक्स एवरी इंडिविजुअल यूनिक, और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो हर एक इंसान में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हर इंसान अलग दिखता है, अलग होता है। ठीक है, फाउंड इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है यूकैरियोट्स में, और कैसे ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है, मतलब घिरा हुआ होता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स लगे होते हैं टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम फॉर पैकिंग, जिससे वो न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं पैकिंग के लिए। अभी इसको अच्छे से मैं यहाँ समझाती हूँ, इस डायग्राम को देखिए। ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से एक क्रोमोसोम को बड़ा करके देखते हैं। ये क्रोमोसोम, इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा टाइटली पैक्ड डीएनए
होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको खोल के देखते हैं तो इसमें ऐसे न्यूक्लियोसोम दिखते हैं, इन क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसे न्यूक्लियोसोम होते हैं और आगे जाके इसमें हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये डीएनए है। और अगर हम इस डीएनए को खोल के देखते हैं तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और उन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए डबल हेलिक्स बोलते हैं क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड से बनता है और इन दोनों स्ट्रैंड को एक साथ जोड़ने के लिए हमारे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। इसमें फॉस्फोरस होता है किसकी फॉर्म में, फॉस्फेट की फॉर्म में, एंड मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से बताया आपको। और न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से बनते हैं, 3 चीजों से बनते हैं, फॉस्फोरस, शुगर एंड बेस, ठीक है। ये पूरा एक मोनोमर है और अगर ये फॉस्फोरस, शुगर और बेस जुड़ते रहेंगे तो ये पूरी एक पॉलीमर बना देगी, डीएनए की चेन बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स शुगर से बनते हैं, फॉस्फेट से बनते हैं और नाइट्रोजनस बेस से बनते हैं। और डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये होती है शुगर, जिसमें हम क्या होता है 5 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये शुगर हमारा 5 कार्बन एटम से बनता है और इसके साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप जिसमें फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। इसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो इसका 1st कार्बन होता है यहाँ पे बेस होता है लगा हुआ, नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है। तो बस ऐसे ही दिखता है न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर के साथ फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस लगे हो। यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होते हैं यूजुअली, ठीक है। ऐसे स्ट्रैंड्स होंगे और डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होंगे। बेस पेयर फॉलोज चारगाफ्स रूल। इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो चारगाफ का रूल फॉलो करते हैं। चारगाफ का रूल हमने पढ़ लिया है कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। अब अगला, स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है, कि हाइट कितनी होगी, हेयर का कलर कैसा होगा, आईज का कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें यही स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आगे लोकेशन देख लेते हैं कहां पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में ये डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इनको हम न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में ये डीएनए इज इन द न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियोइड रीजन में होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और इनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनी होती है। इन वायरस डीएनए में भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। वायरस में डीएनए, याद रखना, वायरस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन कोड के अंदर होते हैं और प्रोटीन कोड को क्या नाम देते हैं, कैप्सिड देते हैं वायरस में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक थोड़ा सा अमाउंट होता है डीएनए का, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। आगे आ जाते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। डीएनए टर्म वाज गिवन बाय जेकेरियस। डीएनए टर्म जेकेरियस ने दी है एंड डीएनए इज बायपॉलीमर विद न्यूक्लियोटाइड्स एज अ मोनोमर यूनिट, ठीक है। डीएनए क्या है, ये बायपॉलीमर है, मतलब इसमें 2 पॉलीमर चेन्स जुड़ी हुई है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इसके मोनोमर यूनिट्स है और एक एक न्यूक्लियोटाइड से वो बने हुए हैं। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो वो मोनोमर और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो वो पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। नियरली एवरी सेल इन द पर्सन्स बॉडी हैज सेम डीएनए। एक इंसान की बॉडी में हर एक सेल में सेम डीएनए होता है। तो अब डीएनए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर, ठीक है। डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है। आप यहां देख सकते हो डायग्राम में, ये डबल हेलिक्स है, ये देखो, ये डबल हेलिक्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये मतलब ये ट्विस्टेड लैडर की तरह है। अगर हमारी एक सीधी सीढ़ी है, जैसे ये मान लेते हैं ये एक सीधी सीढ़ी है चढ़ने वाली, अगर इसको हम मोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखता है। ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, घड़ी की डायरेक्शन में ट्विस्ट करता है, मतलब राइट साइड से ट्विस्ट करता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल तो होता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। एंटी पैरेलल क्या होता है, जो एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एंटी पैरेलल चलते हैं, ठीक है। 1 स्ट्रैंड रन्स 5' to 3' end एंड अदर रन्स 3' to 5' end, ठीक है। अब यहां से क्या आप समझ रहे हो, एक स्ट्रैंड तो 5' end से लेके यहाँ पे 3' end पे खत्म हुआ, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रैंड उल्टा चलेगा, ये 3' से चलेगा और कहां जाके पहुंचेगा, 5' पे आके पहुंच जाएगा, ठीक है। ईच स्ट्रैंड हैज अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑन द आउटसाइड। अब हर एक स्ट्रैंड के बाहर शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। याद रखना, ये रेलिंग जैसा होता है। अगर रेलिंग जो बनी होती है ना घरों की, तो बाहर वाली साइड को क्या है, शुगर और फॉस्फेट बने हैं और अंदर वाली साइड को क्या आएंगे, उसके बेस पेयर्स आएंगे, क्लियर। अब जैसे ये है ना, ये चीजें, ये शुगर फॉस्फेट्स हैं हमारे, ठीक है। ये शुगर और फॉस्फेट से बने हैं, शुगर फॉस्फेट, यहाँ भी शुगर फॉस्फेट। और जो ये चीजें हैं ना बीच में, ये हमारी बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पे भी लिखा है
है द स्टेप्स ऑफ द लैडर आर फॉर्म्ड बाय बेस पेयर, और जो सीढ़ियां हैं जो उसको जोड़ती हैं वो बेस पेयर से बनता है। ए पेयर विथ थायमिन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन। ए हमेशा टी के साथ अटैच होगा जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, और जी हमेशा सी के साथ पेयर होगा जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो बेसिस जो हमने पढ़ा ये वाले जो 2 स्ट्रैंड्स को इकट्ठे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के हमने देखे थे, मैंने पुरानी वीडियो में भी अच्छे से समझाया था। एक प्योरिन्स होते हैं, एक पिरामिडिन्स होते हैं। प्योरिन्स में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन्स में आता है थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। अब चारगाव्स रूल क्या बोलता है कि जो एडेनिन है वो थायमिन के इक्वल है, एडेनिन इक्वल्स टू थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, क्योंकि इनके जो अमाउंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। द हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर। अब इस हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। ये पूरा डीएनए का एक स्पाइरल बनने में कितने पेयर्स होते हैं? 10 पेयर्स होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। अब इनके बीच का जो ये 2 बेस पेयर्स होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर का। ओके, ये बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर्स का होता है। विड्थ ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की विड्थ कितनी होती है? 2 नैनोमीटर की। ये पूरे हेलिक्स की विड्थ कितनी होती है? 2 नैनोमीटर्स की। याद रखना 2 नैनोमीटर्स की ये पूरी हेलिक्स की विड्थ होती है। डीएनए शोज मेजर ग्रूव, डीएनए में मेजर ग्रूव होता है 1.2 नैनोमीटर का। दिस इज मेजर ग्रूव, पूरा मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव जो कि 1.2 नैनोमीटर का होता है। एंड 1 इज माइनर ग्रूव, ये वाला ग्रूव, ठीक है, दिस इज माइनर ग्रूव, ये 0.6 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। और जो माइनर ग्रूव होता है और जो मेजर ग्रूव्स होते हैं, और ये जो ग्रूव्स होते हैं ये प्रोटीन के बॉन्डिंग साइट होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट लिंकेज अलोंग बैकबोन। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए की बैकबोन होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। किससे जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। शुगर फॉस्फेट लिंकेज भी बोलते हैं उसको। डीएनए पोलैरिटी, सीक्वेंस इज ऑलवेज रिटन 5' to 3' एंड। डीएनए सीक्वेंस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में लिखा जाता है। इसको डीएनए की पोलैरिटी भी बोलते हैं हम। डीएनए की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से आती है और बेस स्टैकिंग से आती है। मतलब बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिससे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और बेस स्टैकिंग से आप क्या समझते हैं? अंदर बेसिस की क्लोज पैकिंग होती है जो वाटर को बाहर बनाए रखती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी को ही बेस स्टैकिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सीक्वेंस ऑफ बेसिस में ATGC कैरीज द जेनेटिक कोड। मतलब बेसिस का ऑर्डर और सीक्वेंस ही जेनेटिक कोड को कैरी करता है। मतलब किसी में AT, TA, AT और GC ऐसा कोड बना हुआ है तो ये कैरी करता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और किसी में कुछ और बना है, मतलब मान लो TA, AT, AT, TA, GC, अब ये डिफरेंट हो गया इससे, ठीक है। तो ये कोई और इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो ऐसे ही जो बेस पेयर्स होते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, मतलब ये अलग अलग जेनेटिक कोड कैरी करता है, ठीक है। एनी चेंज इन द बेस सीक्वेंस चेंज इन इन्फॉर्मेशन म्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि अगर बेस सीक्वेंस बदल जाता है, मतलब मान लो इन सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी पूरी की पूरी बदल जाती है। इसको बोलते हैं म्यूटेशंस। तो यही था हमारा डीएनए के बारे में, और इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए के फंक्शंस क्या होते हैं और अलग अलग टाइप के डीएनए क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डीएनए एंड फंक्शन मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।